आज हम लोग ईएमआई और एसी का PYQ 2023 को डिस्कस करेंगे। 2023 में ईएमआई और एसी से आसान ही क्वेश्चन आए थे और ऐसे क्वेश्चन आसान ही होता है, बस थोड़ी थोड़ी गलती लोगों से हो जाती है। मैं बताऊंगा कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स बहुत गंदे करके आए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक लेकर। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा चेक करते हैं तो इसको आराम से किया जा सकता है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एक कहता है अ स्क्वायर शेप कॉइल ऑफ एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई कॉइल है, एरिया जो भी है, हैविंग 600 टर्न्स, रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैसा भी कॉइल हो, जो भी कहता है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉइल, ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी का वैल्यू दिया हुआ है आपका, अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द कॉइल एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर है। इफ द कॉइल कंप्लीट्स 500 रोटेशंस इन अ मिनट, एक मिनट में 500 रोटेशन पूरा करता है, द इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ इज टू बी फाइंड आउट जब कॉइल 60 डिग्री पे हो। तो इसमें आपका दिया हुआ है क्या, एरिया दिया हुआ है, एरिया इज गिवन 70 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ऐसा करेंगे कुछ, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है 600, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.4 टेस्ला, बी इज गिवन 0.4 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक ही चीज है। विच इज अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द कॉइल, एक साइड का पैरेलल है, जो भी है कॉइल होगा तो कोई एक साइड, जो भी प्लेन होगा उसका पैरेलल होगा, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड का परपेंडिकुलर, अंडरस्टूड है। फील्ड कुछ इस तरह से है, इसको हम आगे चेंज करेंगे थोड़ा सा, जो भी है रहने दीजिए। इफ द कॉइल कंप्लीट्स 500 रोटेशंस इन अ मिनट, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, n इज गिवन 500 इन अ मिनट, तो 60 से करेंगे, सेकंड में, ऐसा यूनिट में करना है। The instantaneous EMF where the plane of the coil is inclined to 60 degree of the field will be, ये जब कॉइल कहता है फील्ड के साथ 60 डिग्री पे हो, सपोज एक कोई कॉइल है, रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो सपोज इसके नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल पे, प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन कॉइल, जैसे आप जानते हैं कि जैसे कोई हम कॉइल को रोटेट करते हैं, सपोज यही आपका कॉइल है, रोटेट करते हैं, सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड बी, and suppose this is the normal makes angle theta with magnetic field, clear ना। ये नॉर्मल है, जो कॉइल है इसका नॉर्मल जो है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके साथ नॉर्मल, सपोज कॉइल रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कॉइल यहां से ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो आपका नॉर्मल ए होगा, थीटा 0 होगा, मींस प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, पैरेलल दिमाग में मत रखिएगा, प्लेन परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड का इस केस में, जब ऐसे होगा तो प्लेन पैरेलल होगा व्हेन थीटा बिकम्स 90। तो खैर ये जानते हैं आप लोग। इंक्लाइंड से प्लेन कहता है 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्लेन कहता है 60 डिग्री से इंक्लाइंड, तो नॉर्मल ए होगा, तो ए एंगल हो जाएगा, कहता है 60 डिग्री है, प्लेन 60 डिग्री, तो एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। गेट इट? तो हमें ईएमएफ निकालना है, आसान सा इक्वेशन है, E इज इक्वल टू NBA ओमेगा sin omega t. So n is given how much? N is given 600. Magnetic field is given 0.4 Tesla. Into area is given 70 into 10⁻⁴. Into angular velocity is, frequency दिया हुआ है तो इसको कह सकते हैं आप, omega is 2 pi n. So 2 pi into n करें तो 500 divided by 60 इंटू साइन ओमेगा टी, ये थीटा हो गया आपका 30 डिग्री, सो दिस इज योर साइन 30। अब इसे एक स्टेप और देखते हैं हम, 600 इंटू 0.4 इंटू 70 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 पाई इंटू 500 डिवाइडेड बाई 60 इंटू हाफ। यहां से अगर एक लाएं तो यहां 10 आएगा, आप इसे 2 को काट सकते हैं, हम 2 से 2 को काट दीजिए, 6 को 6 सॉरी
6 से काटिए आप, तो आपका वैल्यू कितना आएगा? इसको अगर हम इस तरह से करें, यहां से 1 2 3 4, तो इसे आप हटा सकते हैं, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 ऐसा हो जाएगा कुछ ना। फर्दर और कुछ देखें हम, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा 5 टाइम्स। तो ये कितना आ रहा है? 14 इज इक्वल टू 80/80, या 5 से 5 भी काट दीजिए, हम यहां से यहां 5 कट रहा है आपका, तो कितना हो जाएगा? 14 इंटू पाई इज इक्वल टू 14 इंटू 3.14, तो लगभग आता है, जो एनटीए ने भी आंसर शो किया था इसका, 44 वोल्ट, यही आंसर है। ठीक है, सोल्व करें तो शायद इसी के आसपास आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एलसीआर सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 800 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहता है 100 ओम एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन 40 ओम। द इनपुट वोल्टेज इज दिस। ये वोल्टेज दिया हुआ है, कहता है एक एलसीआर सर्किट है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक इंडक्टेंस दिया हुआ है, एक कैपेसिटेंस दिया हुआ है। ये आपका वेरिएबल ईएमएफ जनरेटर है, और रेजिस्टेंस के थ्रू इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 800 ओम आर। इसका इंडक्टेंस, जो आपका इंडक्टेंस है, इसके थ्रू इंडक्टिव रिएक्टेंस जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा दैट इज 100 ओम, और जो कैपेसिटर है इसके थ्रू जो रिएक्टेंस ऑफर होगा दैट इज एनालॉगस ऑफ रेजिस्टेंस, बेसिकली एक्सी इज 40 ओम। एक दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालना है। देखिए, इसे करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप कर ही सकते हैं। I इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मींस, सॉरी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जानते ही हैं। I नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E नॉट बाई आर। आर कितना होगा इस केस में? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ई नॉट का वैल्यू कितना है आपका? ई नॉट का वैल्यू यहां से ला सकते हैं, और आर का वैल्यू आपका आ जाएगा एक्सएल, और एक्सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो सोल्व करना है। इसको सोल्व करने की जरूरत है कहां? मींस इतने आसान क्वेश्चंस भी जेईई मेन में आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है एन इंडक्टर ऑफ 0.5 मिली हेनरी, अ कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक और एलसीआर का आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है एक इंडक्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, और एक रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड इन सीरीज, एसी सोर्स। ये दिया हुआ आपका 0.5 मिली हेनरी, 0.5 मिली हेनरी, मिली हेनरी। कैपेसिटेंस दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टेंस इज गिवन 20 ओम। यही है आपका, विथ सीरीज विथ इतना वोल्ट एसी सोर्स, 220 वोल्ट एसी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है। दिस मींस ये आपका आरएमएस दिया हुआ है, ई आरएमएस इज 200 वोल्ट। अगर वेरिएबल रहेगा तो इस फॉर्म में रहेगा, कॉस या साइन में। इफ द करंट इज इन फेज विथ अप्लाइड ईएमएफ, कहता है ईएमएफ के साथ करंट फेज में है। द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट इज अंडर रूट एक्स ए, एम्पलीट्यूड इतना दिया हुआ है, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज टू बी फाइंड आउट। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं, बस जैसे कहता है वैसे चलते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दिया हुआ है। आप जानते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2 होता है। सो आई नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट इसे भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू √2, और आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है इसमें, एंड दैट इज गिवन √x। √x इसमें दिया हुआ है, तो आपको लाना है आई आर एम एस। आई आर एम एस जानते ही हैं आप, आई आर एम एस कितना होगा? सॉरी, आई आर एम एस देख रहे हैं सर्किट में सप्लाई आपका कितना है? 220 वोल्ट, ठीक है। तो ईआरएमएस के फॉर्म में दिया हुआ है वोल्टेज, ईआरएमएस डिवाइडेड बाय
अंडर रूट एलसीआर सर्किट है, सो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब इसमें कहता है आपका करंट इज इन फेज विथ अप्लाइड ईएमएफ, मींस अप्लाइड ईएमएफ का जो फ्रीक्वेंसी है वो करंट के फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो रेजोनेंस होगा। इस केस में तो आपका हो जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल एक्सी के बराबर अगर आप लिखते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा ई आर एम एस, ए टर्म आपका 0 हो जाएगा, सो आर स्क्वायर का अंडर आर हो जाएगा। ई आर एम एस इज गिवन 220 अपॉन आर इज गिवन हाउ मच, दैट इज 20 ओम, so 20 ohm, this is cancelled out, that is your 11 एम्पियर। 11 एम्पियर आपका आरएमएस वैल्यू करंट है। अगर यहां पुट करें तो आपका आएगा 11 इंटू रूट 2, राइट, 11 इंटू रूट 2 यही आएगा आपका। अब इसे सोल्व कीजिए, कोई वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा आपका वही आंसर होगा, वही इसमें फिल करना है हमें, द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन सीरीज एलआर सर्किट विथ एक्सएल इज इक्वल टू आर। सीरीज एलआर सर्किट है, कोई एलआर सर्किट है आपके पास, ये आपका एलआर सर्किट है, जो भी है सोर्स से कनेक्टेड है, पूरा लिख दो, जरूरत नहीं है हालांकि इसकी, ठीक है ना। एल है, ए आर है, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस ऑफर जो हो रहा है वो एक्सएल हो रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। द पावर फैक्टर इज P1। पावर फैक्टर तो आपको पता है एलआर सर्किट में क्या होता है, यू नो tan phi इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। अगर इसको पावर फैक्टर निकालते हैं तो ये फाई हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्सएल, ये होगा आर, ये वैल्यू निकालें तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही आपका इंपीडेंस होता है, राइट। तो cos फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, यही आपका है पावर फैक्टर, एंड cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही आएगा इस केस में। और इसमें कहता है कि एलआर सर्किट पावर फैक्टर इज P1 कहता है एलआर सर्किट में पावर फैक्टर आपका P1 है। तो इस केस में अगर निकाल लें तो पावर फैक्टर कितना कहता है, P1 इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल और आर दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई रूट 2r, ऐसा भी लिख सकते हैं रूट 2r, दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ना आगे देखते हैं, फिर कहता है इफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी विथ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अगर कहता है कि इसके साथ हमें कैपेसिटर कोई जोड़ देते हैं जिसका कैपेसिटेंस C है और एक्सएल एक्सी के बराबर है टू द सर्किट, द पावर फैक्टर बिकम्स P2। अब P2 कितना हो जाएगा, एक्सएल एक्सी के बराबर है और जो एक्सएल है आपका आर के बराबर है, गेटिंग इट। इस केस में अगर कैपेसिटर डाल दें तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट का पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई उस केस में एलसीआर सर्किट में tan phi इज इक्वल टू होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो यहां से करेंगे तो ये जो पावर फैक्टर आएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इंपीडेंस उस केस में ऐसा हो जाएगा एलसीआर सर्किट में, गेटिंग इट। और कहता है एक्सएल एक्सी के बराबर है, ये बेकार हो गया, दैट इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर आर, दैट इज 1। तो हमें निकालना है P1 अपॉन P2 implies P1 अपॉन P2 is equal to 1 by root 2 is to 1, that is 1 by root 2. So answer is this. Clear? देखिए ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है find the mutual inductance in the arrangement when a small circular loop of wire of side R is placed inside the large square loop of wire of side कैपिटल L। L कहता है R से बहुत बड़ा है,
द लूप्स आर कोप्लेनर, दोनों सेम ही प्लेन में है और कॉन्सेंट्रिक भी है, दे आर सेंटर कोइंसाइड्स। कहता है दोनों कॉन्सेंट्रिक है, सेंटर कोइंसाइड करता है। तो इस केस में हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट हमें करना है। अब एक बच्चा पिछले साल मेरा दिया था, तो वो एग्जाम दिया तो उसने बोला कि सर ऐसा है कि इसमें करंट तो है ही नहीं, और करंट नहीं है तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा कैसे। बात म्यूचुअल इंडक्शन की नहीं है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात है। इंडक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस के जैसा होगा, और रेजिस्टेंस में करंट भेजिए या ना भेजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका क्लू दिया हुआ रहता है। गेटिंग इट ना? तो याद रखिएगा इसमें करंट दिया हुआ नहीं है कहीं, लेकिन रेजिस्टेंस तो है। कोई बल्ब है, कोई बल्ब आप जला रहे हैं, गेटिंग इट ना? तो इसका तो कुछ रेजिस्टेंस है ना, अगर सोर्स से जोड़ेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, नहीं तो ग्लो नहीं करेगा। क्लियर ना? वैसे ही कहता है ये है। और इसका यह है कि लूप आर को, हाँ इसमें कहता है कि एल इज मच ग्रेटर देन एल आर, सॉरी आर। एल जो साइड लेंथ है उसका रेडियस से बहुत बड़ा है। इसका मतलब कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड के इससे दो चीजें आ सकती है, या तो आपका ऐसा हो अगर इसमें करंट माने, अगर इसमें करंट मारे और इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, राइट। और इसमें कहता है अरेंजमेंट, पूरा अरेंजमेंट में निकालने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो किसको हम माने सोर्स, करंट कहां से जनरेट हो रहा है, तो इसी के लिए है एल इज मच ग्रेटर देन आर। जब एल आर से जो बाहर का जो फील्ड जो सोर्स है वो बड़ा है, मिस ज्यादा, ये देख रहे हैं ना, ये कहता है बहुत बड़ा है, तो ये पूरा रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। गेटिंग इट ना? तो इसीलिए हम करंट इसमें मानते हैं, सपोज करंट गया आई। गेटिंग इट? तो आप इसको भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना? ये देने का मीनिंग यही है, राइट, कि आउटर सोर्स को मान लीजिए उसके कारण इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ, इसमें करंट देंगे तो इसके कारण इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, राइट। अब यहां से निकाल, लेकिन इसके लिए केस होना चाहिए कि ये अगर होता बड़ा, इसके अंदर ए होता तो फिर इसमें करंट मानते हैं। क्लियर? नाउ एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भी होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस में। तो इस केस में अगर देखें तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है? आप जानते हैं कि कोई भी फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, करंट इज मोर, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मोर। तो यहीं पे आता है एम आई, तो फाई इज इक्वल टू एम आई आएगा यहां। बेसिकली कोई भी सेल्फ इंडक्टेंस आपको पता होगा, कहता है बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस जैसा है। सपोज कोई करंट में हम कोई वायर में हम कोई कॉइल में हम करंट भेजते हैं। When a current flows through a coil, it produces magnetic flux linked with the coil. When current through coil changes, magnetic flux linked with the coil also changes. ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, राइट। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस कहता है कि when current flows through a coil, it produces magnetic flux linked with the neighboring coil, राइट। तो इस केस में हम जो लेते हैं दो कॉइल लें, तो एक प्राइमरी हो जाता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। सपोज इसको कॉइल नंबर 1 मान लीजिए प्राइमरी, इसको मान लीजिए सपोज आप सेकेंडरी कॉइल। क्लियर? तो फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कहता है फाई, सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ भी, प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा इसमें करंट सेटअप होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा। ए प्रोपोर्शनलिटी आता है, दैट इज इक्वल टू एम आई आता है। गेटिंग इट? म्यूचुअल इंडक्टेंस में एम आई, सेल्फ इंडक्टेंस में एल आई हो जाता है। सो एम इज इक्वल टू फाई, फ्लक्स लिंक किस पे कर रहा है? 2 पे, तो ये हो जाएगा 5 to 1 डिवाइडेड बाई आई। तो हमें 5 to 1 निकालना होगा इसमें। गेटिंग इट ना? 5 to 1 के लिए कितना हो जाएगा? 5 to आपका, प्लीज एक पूरा डाटा, ऐसे भी कभी भी कोई क्वेश्चन आप ट्राई करें तो सबसे पहले देखें कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो निकालना है हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 5 to 1, राइट, डिवाइडेड बाई आई। यही होगा, 2 पे इंडक्टेंस होगा इसके करंट के कारण, दैट इज आई। ये हो गया आपका। अब 5 to 1 लाना है, इससे फ्लक्स लिंक करेगा इसके एरिया पे, ये जो इसका एरिया है इस पे फ्लक्स लिंक करेगा। सो 5 to 1 इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा इज 0 क्योंकि प्लेन उसी के, ऐसे लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जाएगा, प्लेन भी ऐसे जाएगा, थीटा इज 0, कॉस 0 इज 1। सो 5 to 1 इज इक्वल टू बी इनटू ए, ऐसा कुछ होगा। क्लियर? अब यहां में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक करंट कैरिंग जो लूप है, रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर लूप है, उसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस रीजन में।
मैग्नेटिक फील्ड आप जानते ही हैं, तो B इज इक्वल टू अगर आप निकालें तो एक साइड के कारण अगर निकालें यहां पे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, इसमें करंट सपोज आई था, डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, आर कितना हो गया, सपोज इसके कारण ले रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, इसके कारण ले लीजिए, ये पूरा एल था तो ये हो जाएगा L/2, सो 4 पाई इंटू L/2 इंटू साइन थीटा आप जानते ही हैं, थोड़ा सा मैं जगह की कमी है यहां बता देता हूं आपको। सपोज कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है, यहां पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं एट डिस्टेंस आर, एक एंड बनाता है अल्फा, दूसरा एंड बनाता है सपोज ये बीटा एंगल बनाता है, सपोज दिस इज आर, तो आपका B इज इक्वल टू होता है P म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट। तो इसके कारण निकालना चाहें तो ए एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये भी आपका 45 होगा, ये भी आपका 45 होगा, सो दैट इज साइन अल्फा इज साइन 45 प्लस अगेन साइन 45 एंड दैट इज इक्वल टू एक साइड का हुआ। अब चारों साइड है तो चारों का देखिए मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 4 से अगर कट करें इसे तो आपका सोल्व करने के बाद आएगा ट्वाइस म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल इंटू ये आएगा 1/√2 1/√2, इसको लिख सकते हैं आप 2/√2, सो दैट इज इक्वल टू √2 ऊपर ले आए तो ट्वाइस √2 म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन पाई इंटू एल, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, राइट। जब मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा तो 5 to 1 निकाल सकते हैं आप, सो 5 to 1 बी ए आपका आएगा, बी आपका हो गया ट्वाइस √2 इंटू म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू एल इंटू एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, रेडियस आर दिया हुआ है, सो दैट इज योर पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई पाई कट कीजिए आप, तो आपका इक्वेशन होगा ट्वाइस √2 म्यू नॉट इंटू आई, ये आपका आई है, इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, ये आएगा आपका ना, एक मिनट, हाँ सही है, एल आएगा ना, इतना तो आपका आ गया μ21। तो अब निकालना है हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस, आप यहां निकालिए, सो यू कैन राइट हियर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 5 to 1 डिवाइडेड बाई आई, सो ट्वाइस √2 म्यू नॉट टाइम्स आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इंटू आई, ऐसा होगा, तो आप इसको आई से आई काट सकते हैं, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकम्स ट्वाइस √2 म्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, सो दिस इज द आंसर। ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन क्वेश्चन आसान था, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट कहता है अ मीटर रॉड ऑफ लेंथ एल रोटेटेड विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू एंड ऑफ द रॉड एज शोन इन फिगर, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसी को रोटेट करते, कोई रॉड है इसको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे सर्किल के अलाउंग रोटेट करते, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, 12th वगैरह में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, तो आसान है। अब जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कोई रॉड को के मोशन के कारण, आप जानते हैं कि ईएमएफ जो होता है वो वीवीएल होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, तो यहाँ तो रोटेट कर रहा है इस तरह से, तो हर सेक्शन का अलग अलग वेलोसिटी, अगर इस एक्सिस के अलाउंग हम मान लें तो यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा उसका वेलोसिटी कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, जो बिल्कुल एक्सिस पे होगा इसका 0 होगा। तो ऐसे कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज एक छोटा सा हम एलिमेंट बना लिए, दैट इज योर डीएल, ये डीएल एलिमेंट है, सपोज यहां से स्मॉल एल डिस्टेंस पे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर उसका निकालें तो डीई इज इक्वल टू, सपोज इसका डीएल एलिमेंट का जो वेलोसिटी था v, तो d इज इक्वल टू vb इंटू dl, ऐसा होगा, और इसका जो वेलोसिटी है ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू एल लिख सकते हैं, ओमेगा एल इंटू बी इंटू डीएल, ये हो गया आपका डीई, सॉरी ओमेगा एल स्मॉल एल, एल डिस्टेंस पे डीएल एलिमेंट था, स्मॉल एल डिस्टेंस पे डीएल एलिमेंट है।
अब इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 to L। सो 0 to L इंटीग्रेट कर दीजिए, कैपिटल L लेंथ का रॉड था, ठीक। ये आपका हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ E, आपका ओमेगा बी बाहर आ जाएगा एंड दैट इज 0 to L, ये है आपका L dl एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा बी इंटू ये आपका आ जाएगा L स्क्वायर बाई 2, राइट। लिमिट पुट करने के बाद आप लिख सकते हैं दैट इज हाफ बी ओमेगा इंटू L स्क्वायर। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, हाफ बी ए। इस केस में आपका आंसर था कौन सा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू था ये था आपका, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे EMI AC पे, ठीक है। आगे दूसरा देखेंगे।